तो देखो कल की क्लास में अपन ने किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट था अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, कुछ पढ़ के आए हो? नहीं, है ना? पढ़ना तो हमारा काम है, हम बेवकूफ़ है जो सारा काम करे जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर अपन ने मीनिंग कर लिया था, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे, इसके एडवांटेज और लिमिटेशन वगैरह सब कर लिया था। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ अपन पूछ लेते हैं, क्या इमोशनल चीज़ें अपन अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड करेंगे? क्या नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही जानना था, इतनी उम्मीद थी और मेरे को पता लग गया, इतना हो गया। अब अपन देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंट्स किस किस तरीके के बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम आती है, चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम आती है दोनों, और ब्लैक करंट फ्लेवर की भी आती है, ऑरेंज फ्लेवर की, यानी आइसक्रीम तो एक ही है, बस उसके अंदर थोड़ा थोड़ा यूसेज और फ्लेवर का फ़र्क है। उसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर अलग अलग फ्लेवर होते हैं अलग अलग काम के। बात समझ आई? सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? फाइनल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए अपन जो से अकाउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इतनी बात समझ आई? तो अपन दूसरे फ्लेवर की बात करते हैं। दूसरा फ्लेवर को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो से भी चीज़ को बना रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है हमारे लिए पर यूनिट, उसके लिए हम जो सी अकाउंटिंग का डाटा एक प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? हम कॉस्ट निकालते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्राइस, या फिर यूँ कहो कॉस्ट पर यूनिट क्या है हमारे लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बल्क के अंदर कोई सा सामान बना रहे हो, उसके अंदर मैनेजर की कॉस्ट लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लग रही है, रेंट लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, और उसमें 1 लाख यूनिट निकल के आई, तो सारी कॉस्ट का डाटा ऐड करो, डिवाइडेड बाय 1 लाख पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ गई। तो ऐसा डाटा जो हम कॉस्ट के हिसाब से करते हैं उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो उसके बाद तीसरा फ्लेवर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? ऐसी अकाउंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन बनाना ताकि मैनेजमेंट को मदद मिल सके। और मैनेजमेंट क्या काम करता है? मैनेजमेंट काम करता है डिसीजन लेने का। बात समझ आई? तो इसमें हम यही बोलते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना ताकि मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सके। तो हमारा तीसरा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से फ्लेवर के हिसाब से जो मैं समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, बिजनेस जो होता है एक सोसाइटी के अंदर ही काम कर रहा होता है, यानी आसपास लोग होते हैं, समाज होता है, वो सब होता है। तो एक चीज़ बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी पानी की फैक्ट्री है, अपन पानी जो ले रहे हैं वो सोसाइटी से ही ले रहे हैं, हाँ कि ना? ठीक है, तो जब अपन सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हैं, सोसाइटी से ही पैसा लेंगे जब चीज़ को बेचेंगे, तो सोसाइटी के प्रति उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जो से अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है? इसको सबसे ज़्यादा सोसाइटी के पॉइंट से ये बनाए जाते हैं। बात समझ आई? उसके बाद में बिल्कुल फाइनल हमारा बचा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये बोलता है कि इंसान मशीन नहीं है, इंसान हमारे लिए एक एसेट है, इसको संभाल के रखो। और ये बात सच है, जिस भी कंपनी के अंदर बहुत अच्छे लोगों ने काम किया है ना, वो कंपनी ने ऊंचाई ऐसी हुई है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है? ये इंसानों की एक तरीके से कीमत लगाता है कि एक चीज़ बात है, जैसे कि मैं तुम सबकी अकाउंटिंग करूंगा तो मैं तुम्हें 1-1 रुपये की वैल्यू दूंगा, 1-1 रुपये के लायक हो तुम। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई और है, कोई टीचर है या कुछ है, तो मैं उसको बोलूँगा ये तो चिल्लरों के भाव हैं जो स्टूडेंट हैं। टीचर को मैंने बुए बहुत ही ज़्यादा 11 रुपये। कहने की बात क्या है? अपन हर आदमी का मूल्य निकालते हैं, उसके हिसाब से जो से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्योंकि ये मानता है कि ह्यूमन एक एसेट है। बात समझ आई? अब एक चीज़ को आप याद रखना, ह्यूमन, मैंने एक वर्ड बोल दिया एसेट है। एसेट क्या होता है वो अपन थोड़े टाइम में अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई सा डाउट है अभी तक? कोई डाउट नहीं है। चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अपना अगला टॉपिक है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर बताऊँ ना, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो बुक कीपिंग होता है, जो उसके बाद किया जाता है उसे अकाउंटिंग बोलते हैं। एक और तरीके से बोल सकते हैं, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बात समझ आई? तो एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, बुक कीपिंग एक तरीके से लेबर वाला काम है, इसके अंदर चीज़ों की काम किया जाता है चीज़ों के ऊपर, और अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग डिसीजन लेने वाला काम है। बात समझ आई? ठीक है, अब अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग के अंदर बोला जाए तो एक प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग को बोला जाए तो ये सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे जाए, नेचर ऑफ जॉब। मैंने बोला था ये लेबर वाला काम है, ये रूटीन काम है। अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग वाला काम है, यानी एनालिटिकल काम है।
ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। स्टाफ की बात करें तो बुक कीपिंग के अंदर हमें जूनियर स्टाफ चाहिए, अकाउंटिंग में हमें सीनियर स्टाफ चाहिए, ठीक है। अब हमें यह भी समझ आ चुका है कि बुक कीपिंग के अंदर अगर अपन स्किल्स की बात करें तो कोई खास स्किल्स नहीं चाहिए होती, लेकिन क्योंकि हमें अकाउंटिंग में डिसीजन लेना है इसलिए हमें बहुत ही स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, एनालिटिकल स्किल्स, है ना, दिल बन गया, वाह। तो अब अपन पॉइंट नंबर 1 जो अपन ने छोड़ा, अपन बोला पॉइंट समझते हैं। देखो मैंने बोला था कि बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है और अकाउंटिंग सेकंड स्टेप है, पहले बुक कीपिंग होती है उसके बाद में अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो अब देखो बुक कीपिंग में क्या क्या होता है। बुक कीपिंग में सबसे पहले ऐसी ट्रांजैक्शन को ढूंढोगे जिसकी एंट्री करोगे, क्योंकि हम हर एंट्री की ट्रांजैक्शन, हर एंट्री को बुक्स में नहीं दिखाते। उसके बाद में आप उसको नापोगे, नापोगे इन द सेंस किसी बंदे को कितनी पेमेंट करी, रेंट कितना आया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, नापोगे। नापने के बाद आप उसकी एंट्री कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे किताबों में, ठीक है। अब बहुत सारी एंट्रियाँ रिकॉर्ड हो चुकी, तो बहुत सारी एंट्रियों को अपन ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग, ठीक है। जैसे ही ये लेबर वाला काम, मैनुअल काम हो चुका, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पे चले जाएंगे। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इन सारी की सारी जो अपने पास ग्रुप बने, ग्रुप की समरी बनाएंगे। समरी बना के ना उसके एनालिसिस करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारे साथ क्या हो रहा है। बाद में उस चीज़ को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा यानी जिस जिस के काम की जो सी चीज़ है उसको बता दी जाएगी। बात समझ आया? आसान भाषा में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग देख लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है। इसके अंदर मैनुअल काम ज़्यादा होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग काम ज़्यादा होता है, इसमें स्किल्स कम चाहिए, इसमें एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा चाहिए, खत्म, ठीक है जी। अब अपन जाते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है ये समझते हैं। तो देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब अपने खाते बनाए ना, खातों से जो भी चीज़ अपन को पता लग रही है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। बात समझ आई? जैसे तुमने नोट्स बनाए तो नोट्स बना के जो चीज़ तुम्हें पता लगी उसको नोट्स की इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उसी तरीके से जो आपने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट से जो सी चीज़ पता लगी उसे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना 3 ब्रांचेज होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। सबसे पहली ब्रांच को तो हम बोलते हैं जो हमें प्रॉफिट या लॉस निकाल के देती है कि हमने फायदा किया या नुकसान हो हमारा। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड चीज़ हमें ना फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है मतलब हमारे पास हमारी खुद की चीज़ें कितनी हैं और दूसरों को देने वाली चीज़ें कितनी हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने कहा कि हमारे पास कोचिंग के अंदर 10 लाख की कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो ये तो हमारी चीज़ हो गई। लेकिन मैंने दूसरी तरफ बोला यार मैंने किसी को ना 8 लाख रुपए देने भी हैं, तो इसका मतलब मेरे को पेमेंट करनी है। तो अगर मैं इन दोनों को नेट कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से मेरे पास 2 लाख की चीज़ बची। तो इसलिए हमें कैसे पता लगता है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगता है, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड स्टेप पे जाते हैं। थर्ड स्टेप हमें बताता है कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो का मतलब है रोकड़, यानी कैश की फॉर्म में अर्निंग कितनी हुई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसने बोला कि सर मैंने ना 100 करोड़ रुपया कमाया। मैं कहा अच्छा 100 करोड़ रुपया कमाया, कहता बस किसी बच्चे ने फीस नहीं दी। बात समझ आई? यानी उस बंदे ने बोला मैंने रुपया कमाया लेकिन किसी बच्चे ने फीस नहीं दी। तो कहने की बात क्या है, उसको प्रॉफिट तो दिख रहा है कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट है, लेकिन अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कैश की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम जिस चीज को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो। बात समझ आया? वेरी इजी, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो, ठीक है। अब अपन जाते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई थी ना, इसके अंदर कुछ खास बातें ऐसी होनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम्हारे एक दोस्त है, वो दोस्त तुम्हें ऐसी चीज़ें बताता है, ऐसी चीज़ें बताता है कि वो बिल्कुल फर्जी चीज़ें होती है। बात समझ आए? तो क्या तुम उसकी बात पे विश्वास करोगे? क्या तुम उसकी इन्फॉर्मेशन पे विश्वास करोगे? नहीं करोगे। अब एक और चीज़, एक और दोस्त है तुम्हारा, सारे छपरी दोस्त हैं तुम्हारे, ठीक है ये, तो एक और दोस्त है तुम्हारा, वो दोस्त तुम्हें ऐसी चीज़ें बताता है जो तुम्हारे काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तेरे को पता है मेरे पड़ोस के अंदर एक आंटी रहती है, उनका एक बाल टूट गया। तो कोई सेंस है बात की? कोई सेंस नहीं है। अब क्या है, तुम्हारा एक और दोस्त है, उसने सारे नोट्स बना रखे हैं, पर उसने नोट्स ऐसे बना रखे हैं, ऐसे नोट्स बना रखे हैं कि कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है दिन में तारे देख रहे हैं। बात समझ आई? तो हम उसके नोट्स को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक और चीज़ है, अब की बार क्या होता है, तुम्हारा जो दोस्त है ना, तुमने एक दिन छुट्टी मार ली थी, तो तुमने अपने दोस्त की कॉपी ली, उसकी कॉपी में जो लिखा हुआ है उसने नोट्स, वो तुम्हारी कॉपी से मैच नहीं हो पा रहे, तो उसके नोट्स किसी काम के हैं क्या?
तुम्हारे काम की नहीं है। अब अपन यही समझते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब वो जो उस बंदे ने तुम्हें चीज़ बताई है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हम उस पर भरोसा तो कर पाए, रिलायबल तो हो। बात समझ आ गई। सेकेंड चीज़ है वो उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए। रेलिवेंस होनी चाहिए यानी हमारे काम की होनी चाहिए ताकि हम डिसीजन ले पाए। जैसे तुम्हारा दोस्त बिना काम की चीज़ें बता रहा था, क्या काम का। पॉइंट नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी आपको समझ आनी चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है अकाउंट्स की, क्योंकि अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझ ही नहीं आ रही तो तुम्हारा क्या काम का। ठीक है। तो पॉइंट नंबर फोर्थ का है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है आप चीज़ों को कंपेयर कर पाओ। फॉर एग्जांपल, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो प्रॉफिट निकला वो दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर तो हो पाए। दूसरी चीज़, हमारे इंस्टीट्यूट का जो इस साल का प्रॉफिट निकला वो पिछले साल से कंपेयर तो हो पाए। तो यानी कंपेयर दो तरीके से हो सकता है, या तो इंटर बिजनेस, ये दो बिजनेस के बीच में, या फिर इंटर ईयर यानी एक साल से दूसरे साल का कंपैरिजन। बात समझ आ गई। तो यही अपना किया हुआ है। इसमें तुम पूछ रहे हो कि एक इंट्रा और एक इंटर है, समझाता हूँ। इंटर फर्म मतलब दो बिजनेस के बीच में, ये तो समझ आ गई। इंट्रा फर्म मतलब एक ही बिजनेस के अंदर, एक ही बिजनेस के अंदर कैसे कंपैरिजन होता है, ईयर वाइज ही तो होता है। तो इसमें आपने बोला मैंने इंटर ईयर बोला ना, इंटर ईयर और इंट्रा फर्म एक ही बात होती है। बात समझ आया। इंट्रा फर्म का मतलब ये है कि फर्म ने अंदरूनी तौर से चीज़ों को कंपेयर किया। तो अपनी अगर मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अंदरूनी तौर से अपन क्या कंपेयर करेंगे, 2 सालों के बीच में ही कंपेयर कर सकते हैं और कुछ तो कंपैरिजन का बनता ही नहीं। तो यानी इंट्रा फर्म का मतलब यही है कि आप ईयर वाइज कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। तो अपन ने सही बोला था वो। चलो आगे करते हैं अपन। ठीक है। ऐसे डाउट्स पूछते रहा करो। क्या पता ऑनलाइन वाले बच्चे ये सोच ले कि सर को कुछ नहीं आता। चलो अपन आगे देखते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दो तरीके के यूजर्स हो सकते हैं। एक तो इंटरनल यूजर यानी कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर जो कि कंपनी के बाहर काम कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि इंटरनल यूजर कौन होते हैं। इंटरनल यूजर वो होते हैं जिनको हमारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन पता होती है क्योंकि वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनी के मालिक और कंपनी का मैनेजमेंट, इन दोनों के पास इंफॉर्मेशन होती है। अगर अपन एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर्स के पास हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो होते ही नहीं क्योंकि वो कंपनी के बाहर बाहर काम कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्यों सर, एम्प्लॉय तो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय कंपनी के अंदर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको क्या अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बताते रहेंगे क्या, नहीं बताएंगे ना। तो हम अकाउंट्स में उसको एक्सटर्नल यूजर ही मानते हैं। ठीक है। उसके बाद में है बैंक, वो हमारी कंपनी के बाहर काम कर रहा है। इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे हमारे कंपनी के बाहर काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर ओनर और मैनेजमेंट को तो चलो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि उनको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है और डिसीजन बनाना है, लेकिन सर इन सारे लोगों को क्या ज़रूरत है। तो देखो एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय ये देखेगा दिवाली आ गई बोनस मिलेगा, और बोनस का पता कैसे चलेगा, जितना प्रॉफिट उतना बोनस। तो बताओ क्या एम्प्लॉय को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्या है, इन्फॉर्मेशन की तो जरूरत है ताकि उससे पता चल सके कि बोनस कितना मिलेगा। बैंक को क्या जरूरत है, बैंक को ये जरूरत है ताकि उसे पता लग सके कि आपको लोन देना है कि नहीं देना। इन्वेस्टर को क्या जरूरत है, ताकि उसे ये पता लग सके कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे। क्रेडिटर यानी जो अपन को एक तरीके से लोन दे सकता है या फिर जिसने उधार दे रखा है, ये कह दो। तो क्रेडिटर को क्या जरूरत है, ताकि पता लग सके कि टाइम से पैसा देगा कि नहीं देगा। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, ताकि ये पता लग सके कि कितना टैक्स बनता है हमारा। ठीक है। उसके बाद दो और बचे। पब्लिक को क्या जरूरत है, ताकि पब्लिक को पता लग सके कि हम किस क्वालिटी का माल बना रहे हैं, और कि कोई रिसर्च कर रहा है बंदा, उसे हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस लिए जरूरत है, ताकि हमें पता लग सके कि रिसर्च, उसे पता लग सके कि रिसर्च में उसको डाटा चाहिए हो। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे कोई बंदा PhD कर रहा है और वो PhD कर रहा है सीमेंट इंडस्ट्री पे, समझ आ गई। तो अगर वो सीमेंट इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहा है तो उसे उस अलग अलग सीमेंट की कंपनियों का डाटा चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो रिसर्चर में आएगा। समझ आ गई बात। अब हमारे बिल्कुल छोटे छोटे दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एक तो अकाउंटिंग क्या होता है और एक अकाउंटेंसी क्या होता है। इनको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अकाउंटिंग को तो एक तरीके से प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे होता है, एक श्रृंखला होती है काम की, और अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। यानी अकाउंटेंसी तो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान तो सबके पास है आज के टाइम में। अकाउंटिंग उस ज्ञान को एप्लीकेशन की बात करता है, उसको यूज़ करके कुछ काम करके दो। बात समझ आई।
अब अपन जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये मैं क्लास में बिल्कुल डिटेल में आपको वैसे ही समझा चुका हूँ, लेकिन बस एक बार इतना समझ लो, जब भी हम किसी चीज़ की दोनों तरफ से एंट्री बराबर करते हैं, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट किया, वो हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन अगर अपन आधी अधूरी एंट्री करते हैं, यानी या तो सिर्फ डेबिट किया या फिर सिर्फ क्रेडिट किया, इस तरीके से जो हम एंट्री करते हैं आधी अधूरी, उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो एक मेरे को चीज़ बताओ, एक डेबिट की साइड है, एक क्रेडिट की साइड है, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट किया, तो ये हमेशा मैच करेंगे, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम ये बोलते हैं कि हमेशा इक्वल होते हैं और ये कंप्लीट होता है, क्योंकि जितना डेबिट किया उतना ही आपने क्रेडिट कर दिया। ये वाला कोई भी चीज़ सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं मिलती। सिंगल एंट्री सिस्टम का एग्जांपल दूं, आजकल जो बजटिंग की ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, कि हमने कितना खर्चा, मैं इसको ट्रैक रखूंगा या रखूंगी, मोबाइल के अंदर डाटा डालते हैं, वो सारे सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जनरली चलते हैं, ठीक है। इसी साथ अपना चैप्टर फर्स्ट पूरा हो चुका है, पूरी की पूरी अपने कवर कर लिया जितने भी तरीके से हो सकता था रिवीजन, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।